ओके, तो हम लोगों ने कुछ चीजें पहले कवर अप कर ली थी। इट्स काइंड ऑफ थिंग, दिस इज अ बेसिक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम जो हमने लास्ट टाइम जो हमने कवर अप किया था। लाइक फॉर एग्जांपल, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एंड द सेकंड वन वी अंडरस्टैंड द मेथड्स। तो हमारे पास हम लोग ऑलरेडी पहले से आते थे। उसमें हमने एक टॉपिक इसमें कवर अप किया था, दैट इज कॉल्ड सेल। and then उसके बाद we discuss about the constructor and why we use constructor है, उसके benefit क्या हो सकते हैं, disadvantages क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट की बेसिस पे वी कवर अप दी 4 टॉपिक्स। आज हम 2 टॉपिक इसमें कवर अप करेंगे। अगर जल्दी समझ में आ गए दैट इज ग्रेट, पर हम पॉलीमॉर्फिज्म के इसमें देख लेंगे, अदरवाइज हम फोल्ड कर लेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के वाले पार्ट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको प्रोग्रामिंग के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म परफॉर्म करना है, एनकैप्सुलेशन परफॉर्म करना है, एब्स्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, तो आपका इनहेरिटेंस जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, तो इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग समझते हैं। बहुत सिंपल सा है और बहुत इजी गोइंग टॉपिक है ये इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक्चुअली करता क्या है? इनहेरिटेंस बोलता है, इनहेरिटेंस इज व्हाट, पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड में कॉल करना। सिंपल सी बात मैं अगर बोलूँ कि पेरेंट की कोई प्रॉपर्टी है, वो चाइल्ड में इनहेरिट हो। हम इस तरीके से कोड को बना के इनहेरिटेंस की हेल्प से हम कोड की रीयूजेबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 क्लास है। एक क्लास, हम लोग ऐसे बात करते हैं क्लासेस को, हम इसको क्या बोल देते हैं, हम इसको सुपर क्लास बोल देते हैं। तो मतलब एक क्लास है जिसके अंदर आपके पास सारा डेटा अवेलेबल है। ओके, तो दिस इज काइंड ऑफ डेटा कि आपके पास कुछ डेटा इसके अंदर पहले से अवेलेबल है, यानी कि काइंड ऑफ थिंग कि आपके पास फीचर्स अवेलेबल। और ये है आपकी क्या, सब क्लास। ठीक है, या फिर हम इसको डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं, और सुपर क्लास को हम पेरेंट क्लास भी बोलते हैं। और ये होती है हमारी सब क्लास। और सब क्लास के अंदर हमने सुपर क्लास को इनहेरिट कर रखा है। जब भी आपको पाइथन में इनहेरिटेंस परफॉर्म करना होता है किसी भी क्लास के अंदर, तो आपको कुछ इस तरीके से उसको कॉलिंग करनी पड़ती है। मतलब एक तरीके से देखें, ऊपर वाले क्लास को इस तरीके से इनहेरिट करना पड़ेगा। ठीक, so this process is called what, inheritance। तो बेसिकली सुपर क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट होंगे वो सारे के सारे आप किसके अंदर यूटिलाइज कर रहे हो, सब क्लास के अंदर यूटिलाइज कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड व्हाट, इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस विच आपको पॉइंट समझ में आता होगा कि जो हमारे सुपर क्लास के जितने भी क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट्स या मैथड्स या जो भी चीजें हम उसके अंदर परफॉर्म कर रहे हो, सारी की सारी आपकी किसमें आ जाएगी, सब क्लास के अंदर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग प्रोग्रामेटिकल एग्जाम्पल यहाँ पे क्रिएट करते हैं कि आपके पास एक क्लास है, एंड उस क्लास का आप कोई भी नाम दे सकते हो, कोई भी चीज रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक हमने यहाँ पे क्लास का नाम रखा ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन के अंदर हमने क्या कर रखा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल उसके फीचर्स हमने इसके अंदर डाल दिया। लेकिन फीचर्स असाइन करने के लिए, फीचर्स यानी कि हम एट्रीब्यूट बना रहे हैं, तो एट्रीब्यूट जो मैं असाइन करूंगा, आई यूज कंस्ट्रक्टर फॉर दिस। ठीक है, तो एक ह्यूमन क्लास के अंदर फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, उसका नेम हो सकता है, उसका एज हो सकता है, कलर हो सकता है, दीज आर द फीचर्स। तो हमने उसको पैरामीटर्स यहाँ पे दिए, और हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे डिजाइन किया। क्लास लेवल एट्रीब्यूट यहाँ पे डिजाइन करो सेल्फ डॉट नेम से,
और आपने यहाँ पे नेम असाइन कर दिया। तो हमने एक और दिया सेल्फ डॉट एज इक्वल टू, यहाँ पे हमने एज दे दिया, सेल्फ डॉट कलर इक्वल टू, यहाँ पे हमने कलर दिया। आई होप इतने से पार्ट में आपको कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि मैं ह्यूमन क्लास में कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू असाइनमेंट किसको कर रहा हूँ, क्लास लेवल एट्रीब्यूट को कर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर ये ऑटोमेटिकली अपनी मेमोरी को रिलीज कर लेगा। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, ह्यूमन क्लास बनाई थी तो मैंने यहाँ पर एक सब क्लास बनाया दैट इज कॉल्ड बॉय। ठीक है, एक सब क्लास क्या बनाया, बॉय। अब बॉय के अंदर मैंने कौन सी क्लास को कॉल कर दिया, आई कॉल ह्यूमन क्लास। ठीक है, और आप हमेशा देखोगे मैं क्लास का नेम जो है फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल ले रहा हूँ। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल लेना चाहिए, बट आप लोगे तो यू कैन इजीली डिफरेंशिएट कि क्लास कौन सा है और नॉर्मल वेरिएबल कौन सा है, तो आपको बहुत आसानी से यहाँ पर क्लियर हो। तो मैंने एक मेथड यहाँ पे बनाया डैप डिस्प्ले नाम का ठीक है, डैप डिस्प्ले नाम का मैंने यहाँ पे मेथड बनाया दैट इज कॉल्ड माय सेल्फ। और अगर मैंने इस वाली क्लास को, कौन सी वाली क्लास को, ह्यूमन वाली क्लास को मैंने इसके अंदर इनहेरिट कर रखा है, तो आई कैन डू वन थिंग, मैं यहाँ पे डेटा यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल स्टेटमेंट लिखा, पर्सन नेम इज एंड द person name is and the age of person is or color complexion ये हमने इस तरीके से इसको यहाँ पे दे दिया। जैसे साइन फॉर्मेट अंडर ब्रैकेट सेल्फ डॉट नेम कॉमा सेल्फ डॉट एज कॉमा सेल्फ डॉट ब्रैकेट क्लोज अगेन ब्रैकेट। तो मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल सा इनहेरिटेंस का यूज किया है। अब इनहेरिटेंस में हमने क्या किया, वी आर यूजिंग दिस वन, यहाँ पे हमने बॉय नाम का क्लास बनाया, मतलब जितने भी बॉय रहेंगे उन बॉयज रहेंगे उनकी एंट्री मैं यहाँ पर करूँ, और मैंने ह्यूमन क्लास को यहाँ पर इनहेरिट कर रखा है किसके अंदर, बॉय क्लास के अंदर। तो इनडायरेक्टली बॉय क्लास के पास ह्यूमन क्लास को एक्सेस करने का राइट है। यहाँ बॉय क्लास के ऑब्जेक्ट है, हम ह्यूमन क्लास के ह्यूमन क्लास को भी एक्सेस ले सकते हैं। और जब इनहेरिट हो चुका है तो ह्यूमन क्लास का सारा डेटा तब बॉय क्लास के अंदर यूटिलाइज कर। ओके, दिस इज आवर थ्योरी। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब हम बनाते हैं इसके ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज फॉर बॉय क्लास, तो मेरे को ऑब्जेक्ट किसका बनाना है, बॉय क्लास का बनाना है, बट वी नीड सम नेम एंड अदर थिंग्स। तो मैंने यहाँ पे नेम इक्वल टू यूजर इनपुट ले लेता हूँ, enter the name। तो हमने एज दिया, ये भी हम यूजर इनपुट ले लेते हैं, और यहाँ पे हमने फिर से दे दिया enter the age। फिर हमने यहाँ पे ले लिया क्या, कलर इक्वल टू इनपुट ब्रैकेट enter the color डबल कोट क्लोज ब्रैकेट। सिंपली इनपुट हमने लिया यूजर से। एंड अब हम क्या करेंगे, बॉय के ऑब्जेक्ट में, अब एग्जैक्टली मैं बॉय का ऑब्जेक्ट खाली नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ह्यूमन क्लास इनहेरिट हो रही है।
और ह्यूमन क्लास इनहेरिट हो रही है, तो ह्यूमन क्लास के अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर डिजाइन कर रखा है, और वो कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, मेरे को वैल्यू असाइनमेंट देगा। तो उस कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर जो है, तो वो पैरामीटर्स के लिए वैल्यू किसके थ्रू जाएगी, वो पैरामीटर्स के लिए वैल्यू जाएगी आपके किसके थ्रू, बॉय के जो ऑब्जेक्टिव। अब मैं बॉय से उसको क्यों कॉल कर पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ह्यूमन क्लास जो है वो इनहेरिट हो रही है किसके अंदर, बॉय क्लास के। तो हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे क्या, नेम, एज एंड कलर। अभी हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे अलग अलग फॉर्मेट पे। तो हमने यहाँ पे नेम, एज, कलर यहाँ पे देखा। तो अब ये नेम किसके पास जाएगा, इस नेम के पास। ये एज किसके पास जाएगा, इस एज के पास। ये कलर किसके पास जाएगा, इस कलर के पास। एक काम करते हैं, तो यहाँ से कट करते हैं, प्रोग्राम कॉपी करने में थोड़ा सा इजी रहेगा, तो यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, अब ओबीजे के थ्रू अब कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब ये वाली लाइन चलेगी तभी आपका कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ कौन से मेथड को कॉल कर रहे हैं, डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो हमने किसको कॉल करा, डिस्प्ले मेथड को कॉल किया, एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन। तो हमने यहाँ पे नाम दिया रोहन, एज इज 23 एंड द कलर इज, ठीक है, रन करा, तो हमारा एग्जैक्टली प्रोसेस बन के आ गया। अब मैं आपको इसका एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। स्ट्रक्चर इन द सेंस वी यूज पाइथन ट्यूटर, दिस इज आवर डिबगर। ठीक है, तो मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ किस तरीके से ये प्रोसेस हुआ है। तो ये भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको किसी चीज़ का प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है और आपको वीडियो नहीं देखना है, इतना टाइम नहीं है, तो यू कैन गो विद दैट। तो देखो कुछ नहीं है, दो स्टेप्स इसके अंदर फॉलो अप हो रही है। फर्स्टली तो यहाँ पे इन्होंने पहले ह्यूमन क्लास इनिशिएट के लिए वो, यहाँ पे आपका एक फंक्शन बन गया कंस्ट्रक्टर, देन उसके बाद आपको यूजर इनपुट करना है। तो यूजर इनपुट दिया हमने, हमें नाम देना है, तो वी एंटर रोहन। सेकेंड एज हमें इनपुट देनी है, तो ये 4। थर्ड वन है हमें उसका क्या देना है, कलर इनपुट देना है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, वेयर। हमने सबमिट किया। सबमिट करने के बाद अब हमारे स्टेप बनने स्टार्ट हो। सबसे पहले तो आपकी दो क्लासेस बनी थी, एक ह्यूमन एक ऑब्जेक्ट। ह्यूमन के अंदर आपके पास इनिशियल कंस्ट्रक्टर था ये, जिसके अंदर आपके पास 3 पैरामीटर्स अवेलेबल थे। दूसरा क्लास आपका बना था बॉय, जिसके अंदर आपके पास डिस्प्ले था। उसमें आपने कोई भी पैरामीटर या कोई भी चीज अपने नहीं पास की। फिर आपने 3 इनपुट लिए थे जो आउटसाइड ऑफ द क्लास थे, वो हमने 3 इनपुट लिए थे, एज, कलर, नेम, इनके। अब आपका ऑब्जेक्ट इनिशिएट होगा। तो देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट इनिशिएट हुआ। जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट इनिशिएट हुआ, तो ये जो आपके पास इंस्टांस था कौन सा, इनिट वाला, उसके अंदर जो नेम, एज, कलर थे उनको वैल्यू असाइनमेंट हो गया। देखो आ गया। वैल्यू असाइनमेंट होने के बाद फिर आपने क्या करा, आपके पास जो सेल्फ था, यानी कि क्लास लेवल, यानी कि क्लास लेवल एट्रीब्यूट जो थे उनको वैल्यू असाइनमेंट दिया, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। तो देखो क्लास लेवल वेरिएबल जो इंस्टांस है उनको वैल्यू असाइंड होने स्टार्ट हुई। ये वाले जो नेम, एज, कलर दिखाई दे रहे हैं, ये आपके खुद के हैं, इनिट वाले फंक्शन के, और ये क्लास लेवल वेरिएबल यहाँ पर आपके बन रहे हैं। देखो एज का एंट्री हुआ, फिर आपका नेक्स्ट आपका कलर का एंट्री होगा। अब आपने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करी है यहाँ पर, तो यहाँ पे इसने बाय डिफॉल्ट क्या दे दिया, नन दे दिया, और ये आपका इनिट यहाँ पर बंद हो। इनिट बंद होने के बाद ये सारे इंस्टांस आपके किसके अंदर प्रोसेस हो रहा है, ओबीजे के अंदर। मतलब ओबीजे जो आपका डिस्प्ले फंक्शन है उसके अंदर जाएगा। ठीक है, उसके अंदर आपका प्रिंट स्टेटमेंट है, वो प्रिंट स्टेटमेंट के लिए प्रोसेस होगा। तो फिर आपका ओबीजे आया, ओबीजे डॉट डिस्प्ले आया, तो डिस्प्ले मेथड आपका एक्टिवेट हुआ। एक्टिवेट होने के बाद जितने भी इंस्टांस है यहाँ पर फॉर्मेट के थ्रू
ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ था, ये फॉर्मेट के फंक्शन के थ्रू हम लोग यहाँ पर सेल्फ के थ्रू इन सबको कॉल कर रहे हैं। इन सबको कॉल करेंगे। आफ्टर कॉलिंग दिस वी कैन प्रिंट आर स्टेटमेंट, और कोई वैल्यू हमने रिटर्न नहीं करी है तो बाय डिफॉल्ट ये क्या रिटर्न कर देगा, नन रिटर्न कर देगा, और वैल्यू आपकी जो है वो ऊपर प्रिंट हो जाएगी दिस साइड। ये देखो, ये आपका ऊपर जो है वो वैल्यू प्रिंट हो गया। दिस इज अ प्रोसेस। इसी तरीके से आपकी जो फ्रेम्स रहती हैं वो क्रिएट होती हैं इसके अंदर, कि किस तरीके से आप इस डेटा को पूरे तरीके से यहाँ पर डिजाइन बना सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ? आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। तक बहुत इसमें आप वापस जाएंगे, इसमें वापस जाएंगे हम्म, जो पाइथन ट्यूटर था। हाँ, इसमें एक छोटा सा डाउट है, प्रॉब्ली आप शायद, अगर आप कहेंगे मैं कवर करने वाला हूँ तो दैट्स फाइन। यहाँ पे ह्यूमन के अंदर एक आपने एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है ना, अब बॉय के अंदर आई थिंक इम्प्लिसिट तो कंस्ट्रक्टर होगा ही होगा कोई ना कोई। चलो फिर। तो वो क्या, तो जब मैं बॉय नाम का जो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो isn't should be calling that boy as default constructor rather than the humans explicit constructor? yes, तो मैं उसको कवर करूंगा अभी। तो ठीक है। बेसिकली इसमें ना दो कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट ही आएगा, कि सपोज मेरे पास ह्यूमन के पास भी कंस्ट्रक्टर है एंड बॉय के पास भी कंस्ट्रक्टर है, तो कब तब कैसे काम होगा, राइट? नहीं मतलब अभी भी जिसमें जानना चाहता हूँ कि बॉय में भी तो अभी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ही है ना, यहाँ पे जो दिख नहीं रहा हमें बट हाँ, है कुछ ना कुछ, है ना। यस, बाय डिफॉल्ट रहता है कंस्ट्रक्टर। तो हम ये कवर करेंगे कि वो डिफॉल्ट कैसे, डिफॉल्ट ऑफ बॉय इज हाउ इट इज कॉलिंग दिस ह्यूमंस एक्सप्लिसिट, मतलब इम्प्लिसिटली कैसे कॉल यस, कर रहा है ये ना। ठीक है। हाँ जी। क्योंकि आप जब भी देखोगे ना, एक क्वेश्चन होता है मार्केट के अंदर, क्वेश्चन पूछता है लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट वी डू इन दिस केस। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, फ्रैक्शंस जो रहते हैं वी जस्ट राइट दिस वन एंड वी आर आस्किंग ओनली वन सिंगल लाइन क्वेश्चन रहता है। ये हम पूछते हैं कि क्या ये क्लास वेकेंट है, एंड पर्सन देख के तो हम्म। क्या बोलेगा, उसको क्लास वेकेंट है। बट हम्म एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, क्लास वेकेंट नहीं है। जैसा कि आपने बोला कि अब इसके अंदर ह्यूमन क्लास के अंदर अभी क्या है, जब ह्यूमन क्लास को मैं एग्जीक्यूट करूंगा, फॉर एग्जांपल किसी भी ब्लॉक को मैं पाइथन में खाली नहीं छोड़, तो मैंने 3 डॉट लगा दिया, दैट इज माई पास। अभी ये क्लास में एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, मैंने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, क्या ये वैकेंट है? इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक क्लास है ये। नहीं, ये कभी भी ब्लैंक क्लास नहीं, इसके अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। ओके, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर के ऊपर, बिकॉज वी आर इन दी इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस टॉपिक सबसे पहले पढ़ाने के पीछे रीजन ही यही है कि मैं आपको मेथड ओवर राइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग के जो कॉन्सेप्ट मेरे को आपको समझाने हैं, वो विदाउट इनहेरिटेंस में आपको प्रोसेस करके नहीं बता सकता। क्योंकि आपको इनकैप्सुलेशन में भी इनहेरिटेंस की जरूरत पड़ेगी, आपको पॉलीमॉर्फिज्म में भी इनहेरिटेंस की जरूरत पड़ेगी। दैट्स व्हाई इनहेरिटेंस को क्लियर करना बहुत जरूरी है, कि ये एक बार आपको क्लियर हो गया, उसके बाद आपको कुछ भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके वजह से मुझे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। तो द क्वेश्चन इज व्हाट, कि अगर मैं एक चीज पूछ रहा था कि ये तो मेरा इनहेरिटेंस है, वो कई बार ऐसी चीजें होती है, क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, मैं क्वेश्चन भूल गया क्या मैं पूछने वाला था। अच्छा, मैं सिंपल सी चीज पूछने वाला था कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कितने होते हैं, कितने टाइप के इनहेरिटेंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो बेसिकली आपने सी सी प्लस प्लस पढ़ा हुआ था, उसमें आपने देखा होगा कि आप किस तरीके से कितने टाइप के इनहेरिटेंस बना सकते हो। तो बेसिक वी हैव टोटल, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इनहेरिटेंस होता है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, नेक्स्ट वन इज योर
multiple inheritance, and fourth one is hierarchical inheritance. The last one is what? Hybrid inheritance. Okay, so these are the inheritance which we have in this data. हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस है एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस. तो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? सिंगल इनहेरिटेंस होता है जब एक क्लास दूसरी क्लास में इनहेरिट हो रही है. जब एक क्लास दूसरी क्लास में इनहेरिट हो रही है, उसके बाद कोई और क्लासेस नहीं है हमारे पास, तब हम उसको क्या बोलते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं. मैं आपको छोटे छोटे केसेस यहाँ पे डिजाइन करके बताता हूँ. पहले डिवाइड कर देता हूँ सब, फिर हम इसमें बहुत सारी चीजें इसके साथ में ही प्रोसेस करके देखते जाएंगे. तो दिस इज व्हाट माय सिंगल इनहेरिटेंस. तो मेरे पास एक क्लास है, क्लास ए. ठीक है, इसके अंदर मेरे पास एक एट्रीब्यूट है ए इक्वल टू 10. सॉरी, अब मेरे पास एक क्लास है बी, और जब मैं बी क्लास के अंदर ए क्लास को इनहेरिट कर रहा हूँ, तो ये प्रोसेस जो होती है वो मेरी क्या हो जाती है? सिंगल इनहेरिटेंस हो जाती है. ठीक है, तो अभी हम इसको प्रोसेस करके देख लेते हैं. अगर हमें कोई भी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करानी है, वैल्यू ऑफ ए इज कॉलन कॉमा सेल्फ डॉट. ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट होगा यहाँ पर? बी क्लास का. और मैंने यहाँ पे ओबीजे डॉट डिस्प्ले यहाँ पर बनाया और उसको कॉल कर दिया. तो ये होता है आपका क्या? सिंगल इनहेरिटेंस. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होगा? जब हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात करते हैं, तो हमारे पास एक इनहेरिटेंस प्रोसेस नहीं होगा, मतलब एक क्लास नहीं होगी, वी हैव अ मल्टीपल क्लासेस. तो मैं 3 क्लास का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्रिएट करूँ. एक क्लास वही प्रॉपर मैंने ए इक्वल टू 10 ले लिया, क्लास ए है मेरे पास. सेकेंड वन इज व्हाट माय क्लास बी, कॉलन किया, और दिस इज माय बी इक्वल टू 20 मैंने यहाँ पे ले लिया. और बी क्लास के अंदर मैंने ए क्लास को कॉल करा. ओके, अब मैंने मेथड जो डिजाइन किया है, वो मेथड मैंने डिजाइन किया किसके अंदर? क्लास सी के अंदर. और क्लास सी में मैंने कॉल कर रखा है क्लास बी को. दिस इज कॉल्ड व्हाट? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. तो मैंने डिस्प्ले मेथड इसके इधर डाला, तो यहाँ पे देखोगे अब मैं, बट यहाँ पे सेल्फ डॉट ई ही बना रहा हूँ. तो बेसिकली मैंने यहाँ पे 2 प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ. कि मेरे पास एक सेल्फ डॉट ए है और एक सेल्फ डॉट बी है. तो वी नो दैट सेल्फ डॉट बी तो कॉल हो जाएगा, क्योंकि सी क्लास के अंदर बी क्लास इनहेरिट हो रही है. बट क्या सेल्फ डॉट ए इनहेरिट हो पाएगा? तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यही चीज बोलता है कि अगर ये बी का पेरेंट कौन है? ए है, और सी का पेरेंट कौन है? बी है. तो इनडायरेक्टली ए की सारी वैल्यू आपकी किसके पास आ जाएगी? सी के पास, क्योंकि ए की प्रॉपर्टी सारी बी में आ रही है और बी की सारी प्रॉपर्टी सी में आ रही है. तो इनडायरेक्टली ए की सारी प्रॉपर्टी किसके पास आ जाएगी? सी के पास आ जाएगी. तो आप सी के ऑब्जेक्ट से ए की प्रॉपर्टी तक को भी कॉल कर सकते हो. तो मैंने ओबीजे डॉट डिस्प्ले को यहाँ पे कॉल किया. जब ये प्रोसेस वर्कआउट करती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं?
डिस्प्ले लिखते हैं, मैंने डिस्प्ले किया, ठीक है। मैंने इसको एग्जीक्यूट करा। जब इस तरीके से प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं उसको, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एक और इनहेरिटेंस होता है बट उसको हम लोग है ना अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, जिसको मल्टीपल इनहेरिटेंस को। दिस स्टैंड्स फॉर व्हाट, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस पर 3-4 केसेस में आपको भी बना के बताओ। और इसके साथ में जब हम सुपर कीवर्ड को जब हम यूज करेंगे, वी विल सी वहां पर क्या क्या ग्लिचेस आ सकते हैं। ओके, तो हमने एक क्लास ए बनाया, इसके अंदर हमने ए इक्वल टू 10 लिखा। मैंने यहाँ पे क्लास बी बनाया और इसके अंदर मैंने 20 लिखा। ओके, अब देख रहे हो मैंने ए और बी को किसी भी एंगल पे इसको कॉलिंग नहीं दी है, दोनों बिल्कुल ही एक दूसरे से डिफरेंट। तो मैंने क्लास सी बनाया बट मैंने कॉलिंग करते समय ए कॉमा बी किया। तो जब आप दो डिफरेंट पेरेंट को एक ही सब क्लास, एक ही चाइल्ड क्लास के अंदर कॉल करते हो, तब हम उसको कॉल मतलब इनहेरिट करते हो, तब हम इस तरीके से इस इनहेरिटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो अब हमने क्या करा, हमने यहाँ पे एक फिर से डेफ डिस्प्ले नाम का मेथड बनाया एंड उसके अंदर फिर से हमने इसको कॉल किया। बहुत आसान लग रहा होगा, अभी आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इससे ज्यादा इजी नहीं होगा ये वाला पार्ट, बहुत आसानी से आप इसको कॉल करके एक्सेस में ले सकते हो। सेल्फ डॉट बी लिखा, मेरे को ए लिखना था, मैंने बी लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने प्रोसेस किया। ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, ऑब्वियसली सी बात है, वी कॉल्ड इट सी। और सी के पास दोनों का ही डेटा आ रहा है, वो भी जो डॉट डिस्प्ले कर देते हैं इसको, वाली कॉल हो रही है, नो इश्यू, बहुत आराम से ये चीज चल रही है। लेकिन इशू कब आता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस अवॉइड करने के लिए क्यों बोला जाता है, तो इसका एक सिनेरियो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, विल सी। वैसे ये पॉलीमॉर्फिज्म वाला केस फंस जाएगा इसके अंदर, कि आपके पास ये इंडिविजुअल क्लास है, ठीक है, ये भी इंडिविजुअल क्लास है, इसमें लिखा है ए इक्वल टू 10 और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया ए इक्वल टू 10, ए इक्वल टू 20। अब बेसिकली वेन एवर यू आर कॉलिंग कि दोनों मेरे क्लास लेवल एट्रीब्यूट है, इसमें भी मैंने सेल्फ डॉट ए लिखा और यहाँ पे भी मैंने सेल्फ डॉट ए लिखा, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, तो रिजल्ट आ रहा है ए इक्वल टू 10। तो दिस इज अ दैट वन इज अ प्रॉब्लम कि जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस परफॉर्म करते हैं, अगर हमारे पास दोनों जगह पे सेम केस फंस जाता है, तब ये आपका एक तरीके से क्या बोलेंगे उसको, एक वर्ड बहुत अच्छा वर्ड रहता है, कंफ्यूजन, मतलब एक सिंपल वर्ड में यूज कर रहा हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा कि एग्जैक्टली कॉलिंग किसकी चल रही है। तो अभी कॉलिंग किसका लिया है इसने, कौन से वाले ए का लिया है, इसका लिया है, ठीक है, इसका क्लास ए वाले का। दिस इज योर इशू। अगर मैंने कॉलिंग करते समय, अब इस चीज को समझना, इसने ए को क्यों लिया, रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। जब आपने इसको कॉल किया तो सबसे पहला क्लास जो यहाँ पे मैंने इनहेरिट कर रखा है वो कौन सा कर रखा है, ए। तो प्रायोरिटी इसने किसको दे दी, ए वाली क्लास को दे दी। अब मैं इनहेरिटेंस प्रोसेस यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, किसको कॉल कर रखा है अब हमने पहले, कौन सा पार्ट का क्लास इनहेरिट हो रहा है, बी वाला। तो देखो नीचे डेटा जो है वो चेंज हो गया। तो पहला इशू समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी सिनेरियो इस तरीके से दिया जाता है कि आपको यहाँ पर दोनों केसेस लिख दिए ए और बी,
और आपको पूछा जाए कि आउटपुट किस चीज का आएगा, एरर नहीं आएगी। दोनों इंडिविजुअल क्लास है, दोनों एट्रीब्यूट्स अपने इंडिविजुअली हैंडल होंगे एंड उसको हमें यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करना होता है। और हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो कॉलिंग पैटर्न है उसके ऊपर डिपेंड होगा कि हमारा जो वैल्यू है वो कौन सा डिस्प्ले होगा। ओके, दिस इज कॉल्ड व्हाट, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, इसके ऊपर पूरा का पूरा एक टॉपिक रहता है मल्टीपल इनहेरिटेंस के ऊपर। ठीक है, तो बट इसको हम लोग फॉलो अप नहीं करते, रीजन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कंफ्यूजन होना बहुत बहुत बेसिक सी बात है, इसमें लोगों को कंफ्यूजन बहुत जल्दी होता है। ओके, इसमें हमारा सोल्यूशन बनाने के भी तरीके बहुत अलग अलग रहते हैं। वी फॉलो दी लाइक पॉलीमॉर्फिक कॉन्सेप्ट विद दिस, तो उसके बेसिस पे आप इसको बहुत आसानी से फिगर आउट कर सकते हो। ओके, ये था हमारा क्या, मल्टीपल इनहेरिटेंस। फिर आता है हमारा हेरेडिकल इनहेरिटेंस। हेरेडिकल इनहेरिटेंस क्या होता है? हेरेडिकल इनहेरिटेंस होता है, ठीक है, ये आपको वैसे तो नहीं मिलेंगे बिकॉज पाइथन में आप कभी भी देखोगे, पाइथन आर शोइंग ओनली टू थिंग्स, इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस के ट्यूटोरियल्स आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। इतने डिविजन्स आपको बुक या डॉक्स के अंदर मिलेंगे। ओके, हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या है? ये बोलते हैं कि आपके पास दो पेरेंट क्लास है। ओके, एक पेरेंट क्लास है, गलत बोल गया मैं, उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते होता है। आपके पास कितनी पेरेंट क्लास है? एक पेरेंट क्लास है, मैंने उसको 20 दे दिया, बट यू हैव मल्टीपल चाइल्ड क्लास। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोगों का जो बीच में रिलेशन चल रहा है वो कैसा चल रहा है? हेरेडिकल फॉर्मेट है। मतलब एक सिंगल पेरेंट क्लास, मतलब आपको डिलीवर्ड कर लेक्चर डिलीवर्ड करने के लिए आई एम द ओनली वन पर्सन राइट नाउ, बट अगर मैं सब क्लास सुन देखूं, यानी कि उनको सुनने वाले कितने लोग हैं? मल्टीपल लोग। तो मतलब एक चाइल्ड क्लास एक पेरेंट क्लास को एक्सेस में ले रही है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे करा डेफ डिस्प्ले सेल ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं, वैल्यू ऑफ ए इज कॉलन डबल कोट कॉमा ए। ओके, अब हमारे पास दूसरा क्लास क्या है? क्लास सी, बट इसका भी पेरेंट क्लास कौन है? ए है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, मेथड में भी वही कॉन्सेप्ट हो सकता है। इनहेरिटेंस करते समय आपको ये कॉन्सेप्ट, मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। अभी मैं बना नहीं रहा हूँ वाले कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम लोग उनको डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में डिटेल फॉर्मेट। तो ये हमने कर दिया यहाँ पे सेल्फ डॉट ए, नीचे वाला भी हमने कर दिया सेल्फ डॉट ए। तो इसके दो रिजल्ट आएंगे, दिस इज वैल्यू ऑफ ए, दिस वन इज क्लास बी, और ये मेरा क्या है? क्लास बी है। अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि मेरे पास दो क्लास है, क्लास ए एंड क्लास बी, और तीसरा है मेरे पास क्लास सी। तो क्लास बी और क्लास सी जो है वो इंडिविजुअल क्लासेस है, इसमें किसी भी टाइप का कोई इनहेरिटेंस परफॉर्म नहीं किया गया है। बट क्लास ए और क्लास बी के बीच में एक इनहेरिटेंस है, और क्लास ए और क्लास सी के बीच में एक इनहेरिटेंस परफॉर्म किया गया है। तो यहाँ पे जब हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या बोलता है कि पेरेंट क्लास एक होगी, मल्टीपल आपके पास चाइल्ड क्लास हो सकती है। ठीक है, जैसे असिस्टेंट मैनेजर होता है, मैनेजर होता है, उसके अंडर में काफी सारे लीड, काफी सारे असिस्टेंट मैनेजर्स उसके अंडर में आते हैं। ओके, तो अब कॉलिंग कैसे होगी?
अगर आपको क्लास डी को कॉल करना है तो आपको इंडिविजुअल बी का ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए आई यूज दिस वन। और अगर आपको सी को कॉल करना है तो इंडिविजुअल सी का ऑब्जेक्ट आपको डिजाइन करना पड़ेगा। तो ओबीजे बी डॉट डिस्प्ले, मैंने अभी तो हालांकि दोनों फंक्शन के नेम अलग अलग रख रखे हैं तो उससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक का नाम डिस्प्ले रखा है और एक का नाम शो रखा है। We can execute this one, so you can see individual basis पे दोनों क्लासेस ने अपने अपने डेटा को कॉलिंग पे किया है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हायरार्किकल प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हायरार्किकल प्रोसेस बोलते हैं इनहेरिटेंस के। नाउ अब हमारा पोर्शन क्या होता है? लास्ट वन इज व्हाट? हाइब्रिड। हाइब्रिड किसको बोलते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस को छोड़ दो, उसके बाद जितने भी इनहेरिटेंस आपके पास आते हैं, कौन कौन से आते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, मल्टीपल ठीक है, के बाद आपका आता है हायरार्किकल। ठीक है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन सॉरी, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस क्यों हटा दिया मैंने? क्योंकि आप देखोगे जब भी आप हायरार्किकल बनाओ, मल्टी लेवल बनाओ या मल्टीपल बनाओ, सिंगल इनहेरिटेंस उसमें बाय डिफॉल्ट परफॉर्म होता ही होता है। तो हम क्या करते हैं? हमने इसको लिया, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे डालते हैं। ये हमने यहाँ पे करा। तो अब हमने यहाँ पे देखा, ए को बी में कॉल किया, बी को सी में कॉल किया, और मैंने एक क्लास बनाया डी, और उसके अंदर मैंने सी को कॉल कर दिया। ये सारा चीजें भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगी, बस थोड़े से चेंजेस मैं यहाँ पर परफॉर्म करूँगा। इधर मैंने क्या किया? बहुत सिंपल है, बी का ऑब्जेक्ट बनाया एंड दिस वन इज माय ऑब्जेक्ट ऑफ डी। ठीक है, कोई चेंजेस ज्यादा नहीं करे, वही चीजें करते, बट यहाँ पे मैंने एक हाइब्रिड कॉम्बिनेशन आपको डिजाइन करके बताया। हाइब्रिड कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्या है कि आपके पास एक क्लास ए है जो कि ए, बी और सी, इन तीन क्लास के बीच में कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा है? आपका हायरार्किकल चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, क्लास ए और क्लास सी और क्लास डी, इन तीनों के बीच में क्या है? आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो फॉर एग्जांपल एक छोटा सा पार्ट मैं आपको इसका डिजाइन करके बता देता हूँ। तो वी यूज द पेंट, इसमें हम लोग समझ लेते हैं। आपके पास एक है क्लास, ठीक है, आप हैं उसमें एक इनहेरिटेंस परफॉर्म किया, तो आपके पास एक इनहेरिटेंस है किस चीज का? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस किसके बीच में परफॉर्म हो रहा है? आपका सिंपल सा दो चीजों के बीच में परफॉर्म हो रहा है। किस किसके है? आपका क्लास ए और बी के बीच में, और एक इनहेरिटेंस है आपका क्लास बी और क्लास सी के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? क्लास बी, और ये हो गया हमारा क्लास। तो एक इनहेरिटेंस आपका यहाँ पे परफॉर्म हुआ। इन दोनों के बीच में देखोगे तो यहाँ पे ये जो इनहेरिटेंस आपका परफॉर्म हो रहा है, तो ये इनहेरिटेंस कौन सा हो गया? ये हो गया आपका क्या? हायरार्किकल। ओके, अब हमने एक और चीज करी कि भाई आपका जो क्लास सी है उसमें आपका एक और इनहेरिटेंस आ रहा है। ठीक है, उसमें आपका क्या आ रहा है?
एक और इनहेरिटेंस आ रहा है, कौन सा? क्लास का, क्लास बी का। ठीक है, अगर अब हम बात करें इस वाले पोर्शन की, कि अब हमारा इनहेरिटेंस कौन सा है, इतने पोर्शन को आप अगर देखोगे तो दिस इनहेरिटेंस इज कॉल्ड व्हाट? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, क्या कौन कौन से इनहेरिटेंस आ रहे हैं इसके अंदर? दो इनहेरिटेंस आपको देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन से? ये आपका इनहेरिटेंस है कौन सा? हायरार्किकल। और ये वाला जो इनहेरिटेंस है वो आपका कौन सा है? मल्टी लेवल। ठीक है, अब आप देखोगे कि इस पूरे इनहेरिटेंस का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोल रहे हैं? उस पूरे इनहेरिटेंस को हम बोल रहे हैं क्या? हाइब्रिड। इसमें कॉम्बिनेशन और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ यही कॉम्बिनेशन हो, और भी आपके मल्टीपल कॉम्बिनेशन इसके अंदर आप बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एन हायरार्किकल, दिस वन इज योर multi level, and all the combination of multi level and hierarchical called it hybrid inheritance. Okay, तो दिस इज अ पोर्शन कि किस तरीके से हमारा ये पार्ट वर्कआउट करता है इनहेरिटेंस। अब यहाँ तक तो सारी कहानी बहुत आसान सी थी, बहुत आसानी से हमने उसको प्रोसेस कर लिया। अच्छा, आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट समझ में आया था? एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से, प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। क्लास एंड ऑब्जेक्ट समझ में आया? हाँ जी। ओके, तो सपोज एक छोटा सा पार्ट में आप लोगों से पूछूंगा कि अगर मेरे पास टेबल है, चेयर है, ठीक है, ओके, और बेड है, तो इसका क्लास क्या होगा? फर्नीचर, हाँ, काइंड ऑफ, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं सर। ठीक है, तो इसका क्लास क्या होगा? फर्नीचर होगा। So when I discuss about the dog, cat, rat, so these is that class is called what? Animal. ठीक है, अगर मैं फ्रूट्स के नेम ले रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड व्हाट? फ्रूट्स। तो दिस इज अ पॉइंट कि जब हम इस तरीके से काम करते हैं तो वो क्या होता है हमारा? क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इसको आपको डिसाइड करना होता है। तो बेसिकली जब इनहेरिटेंस, मैंने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा, बहुत जनरल सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन पूछने के पीछे एक सिंपल सा लॉजिक था कि जब भी आप इनहेरिटेंस बनाओगे तो अक्सर ये होता है कि पेरेंट क्लास में हम क्या रखें, चाइल्ड क्लास में हम क्या रखें, तो हम लोग इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फॉर्मेट पे चले जाते हैं कि क्या क्या चीजें हम रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते, ये सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। ओके, तो हमें इन सब चीज़ों को कैसे डिसाइड करना है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अगर फर्नीचर के साथ में और भी चीज़ें आ जाती तो फिर और भी दिक्कत आती, तो हमें सेग्रीगेट करना भी आना चाहिए। ओके, तो बेसिकली हमारे पास इनहेरिटेंस कितने टाइप के हो गए? 5 टाइप के इनहेरिटेंस हमारे पास अवेलेबल हो गए। कौन कौन से? सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, एंड द सेकेंड वन इज व्हाट? आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, अब यूजेस ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, मतलब इसका बेनिफिट क्या है, व्हाई वी आर यूजिंग इनहेरिटेंस? तो एक तो आपका रीयूजेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्या इंक्रीज हो जाता है इसमें? रीयूजेबिलिटी। आपको बहुत अच्छा कोड रीयूजेबिलिटी आपको इसके अंदर मिलेगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जिससे आपको आगे दिक्कत ना आए। सेकंड जो ऑप्शन होता है हमारे पास, सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या क्रिएट होता है? सेकंड ऑप्शन आता है आपका एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, कोड एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। तो बेसिकली हम जो पूरा ओप जो स्टडी कर रहे हैं, वी आर स्टडी द ओप बिकॉज ऑफ दिस कि हम कोड की रीयूजेबिलिटी बहुत अच्छी कर सके, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम हो, हमारा जो एप्लीकेशन हो, वो बहुत अच्छे से वर्कआउट कर सके और काम कर सके। आप इसको स्केलेबल भी कर सकते हो। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज, अगर स्केलेबल अगर कोई चीज़ होती है तो उसका एक सिंपल सी स्केलेबल भी हो सकता है। ओके, एंड दूसरा, आप
अगर स्केलेबल है तो कस्टमाइजेशन भी बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। तो बेसिकली हमें पर्टिकुलर पार्ट में ही मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, हर पार्ट में हमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दिस वन इज व्हाट यूजेस ऑफ इनहेरिटेंस। अभी इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर बाकी हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यानी कि बहुत सारे रिलेटेबल मॉडल हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास, अब हम चीजों को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने कंस्ट्रक्टर की बात करी थी, वैसे हम काफी सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट करते। तो पॉइंट क्या क्या थे इनहेरिटेंस के अंदर? बाकी सारी क्लासेस जो होती है उसमें टाइम कम लगता है, इनहेरिटेंस में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड होता है इसके अंदर, क्योंकि सारा जो डिपेंडेंसी है, सारा जो वर्किंग है वो आपका इसी में चलता है। तो पहला क्वेश्चन ये था कि सपोज हमारे पास कंस्ट्रक्टर को लेके हमारा क्वेश्चन था, जो हमारा सबसे मेन क्वेश्चन अभी चल रहा था कंस्ट्रक्टर, देन उसके बाद हम कॉलिंग का सिस्टम देखेंगे। तो हमारे पास एक क्लास ए है, उसके अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। तो हम सिनेरियो देखेंगे कि एग्जैक्टली रिजल्ट क्या हो रहा है और कैसे काम कर। तो मैंने बहुत सिंपली एक सेल्फ नाम का कंस्ट्रक्टर, ओ सॉरी इनिट कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पर डिजाइन किया और हमने इसको प्रिंट दे दिया। ये हमारा कंस्ट्रक्टर कौन सा है? क्लास ए का कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए। बहुत सिंपली हमने ये चीज इसमें यहाँ पे प्रिंट कर दी। अब हमने क्लास बी का कंस्ट्रक्टर लिया, क्लास बी लिया और मैंने यहाँ पे डेफ दिया और इसके अंदर भी मैंने इनिट दिया। ये क्वेश्चन अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले सुना होगा कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हमारे पास अवेलेबल होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। तो किस तरीके से ये कॉलिंग चल रही है, तो हम उसी चीज को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली अगर ऐसा हुआ तो मतलब वहां तो चलो डिफॉल्ट था, उसने जैसे भी लिया उसने अपना डिसीजन ले लिया, बट अगर मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं दिया और मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉलिंग करी, तो अब मेरे पास कितने कंस्ट्रक्टर है? दो कंस्ट्रक्टर है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, अदर प्रोग्रामिंग में एक फैसिलिटी थी कंस्ट्रक्टर के साथ में कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता था। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता था, जिससे हम कंस्ट्रक्टर को डिफरेंशिएट कर लेते थे, यहाँ ठीक है ऐसे ऐसे करके हम उसको अलग अलग कर लेते। लेकिन यहाँ पे तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी सेम है। तो ऑब्वियसली बात है कि एक हमारे को पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा पॉलीमॉर्फिज्म वाले पार्ट को। पॉलीमॉर्फिज्म क्या बोलता है? पॉलीमॉर्फिज्म बहुत सिंपल सी चीज बोलता है। पॉलीमॉर्फिज्म दो अलग अलग वर्ड हो जाते हैं, वीक वर्ड्स है दोनों। तो पॉली मीन्स होता है मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स होता है एक्शन। ठीक है, तो मतलब इनका पॉइंट क्या है? इनका पॉइंट बहुत सिंपल सा है पॉलीमॉर्फिज्म को लेके, कि भाई आपके पास एक मेथड है बट उसके एक्शन जो है वो डिफरेंट है। आपके पास एक मेथड है बट उसके एक्शन जो है वो डिफरेंट है, कि एक ही पर्टिकुलर फंक्शन आपके डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, एक ही पर्टिकुलर फंक्शन आपका डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो एक ये हमारे को ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हम लोग किस तरीके से इसको प्रोसेस करेंगे। अब हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर हैं, तो यहाँ पे कुछ कुछ वैसा ही आपको देखने को मिलेगा कि ए क्लास है, बी क्लास है। यहाँ पे हम इस तरीके से इनको कॉल करेंगे। तो पहले हम इंडिविजुअल कॉल करके देख लेते हैं। एक ओबीजे मैंने बनाया ए क्लास का, ठीक है। एक ओबीजे 1 बनाया मैंने बी क्लास। तो कितने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे एग्जीक्यूट होने चाहिए? दो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होने चाहिए। इंडिविजुअल बेसिस पे ये काम चल रहा है। तो यहाँ पे आपको एक सिस्टम मिल गया बहुत इजी था कि चलो ठीक है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करें। तो ए वाले ने ए के कंस्ट्रक्टर को चलाया, बी वाले ने बी टू कंस्ट्रक्टर को चलाया। अब हम इसको कॉपी करते हैं, फिर से हम नीचे पेस्ट करेंगे। लेकिन अब हमने इस वाले में क्या करा,
इनहेरिटेंस परफॉर्म कर दिया। इस वाले में हमने क्या करा, इनहेरिटेंस परफॉर्म कर दिया। तो मेरे को ए का ऑब्जेक्ट कॉल करने की जरूरत नहीं है, कर सकता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि करना ही नहीं पड़ेगा और करना ही नहीं चाहिए, नहीं आप कर सकते हो, एज पर योर नीड आप इसको प्रोसेस कर सकते हो। पॉइंट आता है कि जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन यह था कि एग्जैक्टली अभी ये किसको पॉइंट आउट करेगा, किसको पॉइंट आउट करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी। ए को नहीं चलाएगा? नहीं, ए को तो नहीं चलाना चाहिए क्योंकि ओवरराइड हो रहा होगा ना शायद, पता नहीं। हाँ, तो देखो अभी मैंने चलाया, तो ये कौन सा दे रहा है, कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी दे रहा है। लेट्स सी, इसको है ना मैं उठा के ले जाता हूँ किसके अंदर, इसके अंदर। अब आपको थ्योरी के साथ में थोड़ा सा प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से प्रोसेस करते हैं। क्लास ए आई, क्लास बी आई, ऑब्जेक्ट कॉल हुआ। अब दो कंस्ट्रक्टर हमारे पास आए क्लास के अंदर, क्लास ए और क्लास बी, और एक्सटेंड किया हुआ है किसको, क्लास ए को। एक्सटेंड वर्ड याद आ गया होगा कि हम लोग जावा के अंदर एक्सटेंड वर्ड यूज करते हैं जब हम दो क्लास को इनहेरिट कर रहे होते हैं। और हम इसको जब कॉल करेंगे तो यू कैन सी इसने क्या करा, बी इंस्टेंस को यहाँ पे कॉलिंग ली और प्रिंट कर दिया, ठीक है। बट थियोरेटिकली वो बेसिस क्या होता है, थियोरेटिकली बेसिस ये हो जाता है यहाँ पे जब ओवरलोडिंग वाला फॉर्मेट जब आता है, तब क्या होता है कि जब आपका क्लास ए कॉल हो रहा होता है, मतलब जब आप क्लास बी को जब आप एक्सेस में लेते हो, तो आउटपुट तो आपका करंट क्लास के डेटा का ही आएगा। आपका आउटपुट किसका आएगा, करंट क्लास के डेटा का ही आएगा। बट जब क्लास, इसमें क्या होता है कि क्लास ए का ऑब्जेक्ट तो चलेगा, लेकिन फाइनल आउटपुट किसका आएगा, बी का आएगा। तो मतलब कौन सा इंस्टेंस एग्जीक्यूट होगा, बी वाला। हाँ, आपने एक वर्ड बहुत सही बोला था, ओवरराइड कर देगा। तो प्रैक्टिकली आप यहाँ पे देखोगे इस तरीके से इसकी प्रोसेस में है। तो यहाँ पे बोला कि सीधा सीधा कौन सा इंस्टेंस चला है, बी का इंस्टेंस चला है। बट जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो प्रायोरिटी किसको देता है, पेरेंट क्लास को प्रायोरिटी देता है, लेकिन फाइनल आउटपुट किसको देगा, हाई प्रायोरिटी किसकी रहेगी, फाइनल प्रायोरिटी किसकी रहेगी, चाइल्ड क्लास की रहेगी। इसलिए आपको कौन सा आउटपुट दिया इसने, ये वाला आउटपुट यहाँ पर आपको डिस्प्ले किया। क्लियर हुआ? हाँ जी। स्टेटमेंट सर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी कि पहले प्रायोरिटी ए को हम्म, देगा एंड देन डिस्प्ले बी को करेगा, बट अल्टीमेटली बात ये समझ में आ गई है कि अगर आप कि जो लोकल ऑब्जेक्ट का जिसका लोकल क्लास का जिसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया होगा उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, दैट्स इट, है ना? एब्सोल्युटली, यही चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली मेरा पॉइंट ये था कि पेरेंट को प्रायोरिटी मिली, लेकिन आपने जो बोला ना, एट लास्ट लास्ट में क्या होगा कि जो हमारा लोकल क्लास है, मतलब जो करंट क्लास है जिसका वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, उसका ही आउटपुट देगा वो आपको। कंस्ट्रक्टर में आप एक बार को कंफ्यूज हो सकते हो, मैं आपको इसका एक और सिनेरियो बताता हूँ, बट वो मेथड के साथ में मैं आपको बताता हूँ कि मेथड में किस तरीके से प्रोसेस होगा। हाँ जी, पूछा, आप कुछ पूछ हाँ रहे थे? हाँ, मतलब मेरा यही क्वेश्चन था एक्चुअली, जब भी आपने बोला आप एक बार मेथड के साथ, और मतलब मैं ये समझना चाहती हूँ कि इस तरीके का बिहेवियर सिर्फ कंस्ट्रक्टर्स के साथ रहता है या मेथड्स के साथ भी ऐसा बिहेवियर हमको देखने का मिलेगा सिचुएशंस में? ठीक है, तो इसमें है ना एक पॉइंट हो जाता है कि हमारे पास यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर में देखा मेथड नेम सेम थे। अगर मैं आपको और एक और पैटर्न पर लेके जाता हूँ, थोड़ा सा आप इस पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके सुनना कि मैंने यहाँ पे मेथड नेम मेरे दोनों सेम है, राइट, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हमने जब इसको चलाया, दो कंस्ट्रक्टर हमारे सिमिलर थे, तो हमने एक चीज देखी कि यहाँ पर हमारा डेटा यहाँ पर आ गया। अब है ना क्या करा, मैं आपको एक और सिनारियो देता हूँ। अब आप लोग थोड़ा सा खुद सोचना कि मेरे पास ए और बी है और यहाँ पर मेरे पास ए है, और मैं यहाँ पर, ठीक है इसको ऐसे छोड़ देते हैं, 2,3 पास कर। अभी कौन सा कंस्ट्रक्टर चलना चाहिए?
अभी कौन सा कॉन्सेप्ट चलना चाहिए? ऑफ कोर्स ए वाला चलेगा क्योंकि उसको आर्गुमेंट्स मैच में ही करेंगे। राइट, चला दूं? हम्म, क्या दे रहे हैं? ओके, अभी भी स्नेसी को बी वाले को ही प्रायोरिटी थी। करेक्ट। तो ऐसा पता है किसमें होता था? स्टैटिक प्रोग्रामिंग जो होती है ना, ये चीज मैं बस आपको ये ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये डायनेमिक टाइप द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम चीजें ये खुद ही डिसाइड करता है और कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे हमें डिजाइन करनी होती है। अगर ये स्टैटिक टाइप द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती तो तब ये वहाँ पर डिफरेंशिएट हो सकता था कि यस दिस इज अ पैरामीटर, पैरामीटर में हम डिफरेंशिएट करते थे कि हमारे डेटा टाइप चेंज हो गए, हम आसानी से मेथड को पिकअप कर सकते थे और डिफरेंशिएट कर सकते थे कि यहाँ पे हम इंटीजर उठा रहे हैं और वहां पर हम क्या उठा रहे हैं, आपका स्ट्रिंग उठा रहे हैं, कुछ भी कोई भी अदर डेटा टाइप हम इसको उठा रहे हैं। तो इस तरीके से हम यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अब हम एक छोटा सा पार्ट, अब मैं बात कर रहा था कि मैं मेथड के साथ हमको बताता हूँ। तो हमने यहाँ पे एक क्लास लिया, फिर से क्लास ए कॉलन करते हैं, मेथड इज व्हाट, डैप डिस्प्ले। कॉलन किया, ये एक सोल्यूशन भी है, पॉलीमॉर्फिज्म का सोल्यूशन भी है, पॉलीमॉर्फिज्म का इशू भी है। मैं यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक तरीके से मैं आपको मेथड ओवरलोडिंग वाला सिस्टम बता रहा हूँ, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग कैसे होता है? तो सिंपली मैंने यहाँ पे प्रिंट किया और प्रिंट करके मैंने यहाँ पे लिखा क्लास ए मेथड, ओके। और मैंने क्लास बी लिया और बी के अंदर भी हमने ए को इनहेरिट कर लिया और यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर फिर से कॉलिंग करा और यहाँ पे हमने दे दिया बी। अभी समझ में आया क्या किया हमने? इसके अंदर सिनारियो क्या है हमारा कि हमारे पास दोनों मेथड जो है वो कैसे हैं, सिमिलर है। क्लास नेम जो है वो हमारे पास कैसी है, अलग अलग। क्लास नेम जो है वो कैसी है हमारे पास, अलग अलग है। अब पॉइंट ये आता है कि अगर आप इनको इंडिविजुअली कॉल करते हो तब तो ये बहुत आसानी से चल जाएंगे, लेकिन आप अगर इनको इंडिविजुअली कॉल नहीं करते तो प्रॉब्लम आएगी। इंडिविजुअली कॉल करते हो तब तो ये आसानी से चल जाएंगे, लेकिन आप अगर इंडिविजुअली कॉल नहीं करते तो प्रॉब्लम आएगी। अभी इनहेरिटेंस में भी आप सोल्यूशन बता दो, क्योंकि इनहेरिटेंस में जो, सॉरी इनहेरिटेंस बोला, कंस्ट्रक्टर वाले में सोल्यूशन क्या होगा वो आप देख लोगे। तो अब आपको ऑब्जेक्ट किसका बनाना है, ओबीजे इक्वल टू बी का मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने ओबीजे डॉट डिस्प्ले को कॉल किया। कौन सा वाला डिस्प्ले चलना चाहिए हमारा, yes. कौन से वाले डिस्प्ले का आउटपुट आना चाहिए, क्लास बी मेथड का मतलब अगर सेम रहेगा, सेम रहेगा तो किसका आउटपुट आएगा, बी, क्लास बी मेथड। तो मतलब इनडायरेक्टली अगर आप देख रहे हो तो क्लास ए का जो डेटा है, क्लास ए का जो मेथड है वो क्लास बी आया तो होगा, लेकिन प्रायोरिटी इसको मिलती है पेरेंट को, बट फाइनल आउटपुट किसका आएगा, जो लोकल मेथड होगा उसका। तो ये ओवरराइड हो रहा है पूरा का पूरा डेटा, ठीक है। पोर्शन हम एक तरीके से ये भी समझते चलते हैं कि हमारा डेटा जो है वो क्या हो रहा है, ओवरराइड हो रहा है। अब इस ओवरराइडिंग मतलब हम मेथड तो सेम ही हो सकते हैं, मेथड तो सेम भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है अलग अलग मेथड हो, सेम भी हो सकते हैं। मैं एक सिनेरियो और लिख दूंगा शेप के लिए। एक तो होता है ना एरिया शेप वगैरह में निकालने हैं, रेक्टेंगल शेप है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, उसके ऊपर हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेंगे। तो अब हमारे पास क्या होता है ना, एक कीवर्ड होता है। अगर हमें इस प्रॉब्लम से एग्जिट करना है, इसके दो तरीके हैं, या तो आप क्लास अलग अलग कॉल कर लो,
चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर आप क्या करो, यू कैन यूज व्हाट, सुपर की। ठीक है, सुपर की यूज करो। अब सुपर मेथड करता क्या है, सुपर मेथड क्या करता है, सुपर मेथड बहुत सिंपल सी चीज आपको एक सिंपल सी पार्ट में आपको हेल्प करता है। किस पार्ट में? सुपर बोलता है कि अगर आपने सुपर की लगाया किसी भी मेथड के आगे, तो ये क्या करेगा, कॉलिंग करते समय सुपर लगाया, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रिंट से पहले सुपर डॉट डिस्प्ले। ठीक है, सुपर डॉट डिस्प्ले लिख दिया। अब इससे क्या होगा, ये क्या करता है, ये पेरेंट को प्रायोरिटी देता है, पेरेंट मेथड को प्रायोरिटी देगा। ठीक है, स्पेलिंग सही कर लेना। ओके, अभी मैंने क्या करा, अब क्या होगा, आपका डिस्प्ले आया, मेथड कौन सा आया इधर, डिस्प्ले आया। अब आपका डिस्प्ले कौन सा वाला कॉल होगा, सबसे पहले आया तो फाइनल आउटपुट तो आपको इसी का आएगा ना, ये वाला डिस्प्ले चला, इस वाले डिस्प्ले में आपने सुपर डॉट डिस्प्ले लिख रखा है। तो अब मैंने क्या लगा रखा है, यहाँ पे सुपर लगा रखा है, तो बेसिकली ये किसको प्रायोरिटी दे देगा, ऊपर वाले को। देन उसके बाद आपका बी वाला पोर्शन कॉल होगा। इस केस में आपके दोनों मेथड्स यहाँ पर कॉलिंग ले लेंगे। तो यहाँ पर आप सुपर कीवर्ड के थ्रू इस चीज को ओवरकम कर सकते हो। जैसे कि अगर आप बेसिकली निकालना चाहो तो इसको आप कुछ इस तरीके से आप ओवरकम कर सकते हो। एक छोटा सा सिनेरियो मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ मेथड ओवर राइडिंग का, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ कैन बी वर्क ऑन इट। और उसमें आपका सो हाँ, सो बेसिकली हम बी का अगर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दें तो हम्म, ऑब्जेक्ट के पास ये डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है कि वो कब हम्म, क्लास ए वाले फंक्शन को डिस्प्ले करा को एग्जीक्यूट कराना चाहता है, कब क्लास बी के फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना चाहता है। इट हैज़ टू बी इन द ऑब्जेक्ट्स प्रोग्रामिंग ओनली कि भैया क्लास ए का फंक्शन कॉल हो या क्लास बी का फंक्शन कॉल हो। आई थिंक दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम सी प्लस प्लस या जावा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट लेवल पे हमारे पास कैपेबिलिटीज होती थी अ, कि हम किसके कौन से वाले पेरेंट के फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, चाइल्ड के फंक्शन को, है ना? उसमें कैसे करते तुम? आई थिंक उसमें भी नहीं होती। उसमें जैसे हम आर्ग्यूमेंट्स अगर हम राइट अगर मान लो आर्ग्यूमेंट्स हम डिफरेंट तरीके के हैं, अगर पेरेंट में 2 हैं, चाइल्ड में 3 हैं, हाँ, तो हम जो आर्ग्यूमेंट्स भेजते थे उसके बेसिस पे फंक्शन कॉल हो जाता था। ओवरराइडिंग नहीं होती थी बेसिकली। सो उसमें ना दो टाइप की बाइंडिंग होती है, एक होती है कंपाइल टाइम बाइंडिंग, एक होती है रन टाइम बाइंडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है, जब हम स्टैटिक प्रोग्रामिंग के साथ में काम करते हैं तो वी परफॉर्म पॉलीमॉर्फिज्म विद दी टू लेवल्स, एक कंपाइल टाइम, एक रन टाइम। अभी आप जो बात कर रहे हो कि मैं पैरामीटर अलग अलग करके उसको कॉलिंग कर सकता था, राइट, ये एक पॉसिबिलिटी थी। तो दिस पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड व्हाट, कंपाइल टाइम बाइंडिंग। मतलब आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने से पहले डिसाइड करना पड़ता था कि उसमें दोनों मेथड एक दूसरे से डिफरेंशिएट कैसे होंगे। ओके, आप रन टाइम पे ये चीज डिसाइड नहीं करते थे। और उसमें भी हम सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं, जावा में भी और सी प्लस प्लस में भी। तो जब हम रन टाइम पे इस चीज को पॉसिबिलिटी जनरेट करना चाहते हैं कि हमारा दोनों मेथड्स एक दूसरे से डिफरेंशिएट होके कॉलिंग होके आ पाए, तो हम लोग क्या यूज करते थे, सुपर कीवर्ड का यूज करते थे। तो उस केस में हम उसको क्या बोलते थे, डायनेमिक बाइंडिंग, यानी कि रन टाइम बाइंडिंग बोलते हैं। तो अभी हमारा जो प्रोग्रामिंग है इट्स कंप्लीटली व्हाट, डायनेमिक टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम इसमें क्या नहीं कर पा रहे, हमारे को एक सबसे बड़ा इशू इसमें क्या है कि हम कंपाइल टाइम बाइंडिंग नहीं कर सकते इससे। तो हमें कौन सी बाइंडिंग परफॉर्म करनी पड़ रही है इसके अंदर, रन टाइम बाइंडिंग परफॉर्म करनी। ओके, ठीक है। मैंने अभी जस्ट एक और चीज़ देखी जो मैं कह रहा था।
वो हाँ, हम C++ में हम स्कोप स्पेसिफायर देते थे। करेक्ट। अम, तो वो जो है वो डिफाइन करता था कि मान लो हम पेरेंट का कॉल करना चाहते हैं, चाइल्ड का कॉल करना चाह रहे हैं। यहाँ पर वो जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला obj.parent : show obj.parent। show, तो इससे जो शो है वो हाँ, पेरेंट का कॉल होता था। ये हमारे पास स्कोप स्पेसिफायर होता था C++ में, एंड सिमिलरली जावा में भी था। ये आई थिंक यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे हमें सीधा मेथड के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर चाइल्ड मेथड कॉल हो रहा है तो क्या हमें पेरेंट मेथड को कॉल करना है कि नहीं करना है, ये हमें चाइल्ड मेथड के अंदर लिखना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, राइट? तो ये ना प्रॉब्लम पता है किस चीज का है, जैसे आप जावा स्क्रिप्ट में जाओगे, रिएक्ट वगैरह पे आप वर्कआउट करोगे या किसी भी उसमें, तो जावा स्क्रिप्ट में हम जाओगे तो जावा स्क्रिप्ट भी आपका डायनेमिक लैंग्वेज है। ओके, तो ये थोड़ा सा ना डिफरेंस ऑफ डायनेमिक टाइप और स्टैटिक टाइप है। वहां पर हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ हमारे पास वो पॉसिबिलिटीज नहीं है उनके फीचर्स की वजह से। ओके, ठीक है, थैंक यू। एक और चीज हम लोग देखते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम में आप यहाँ पर डिजाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपको कहीं भी मिल जाएगा ऑनलाइन, ठीक है, तो आप इसको देखिएगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये उन्होंने एक मैथ पैकेज को यहाँ पे लिया, इंपोर्ट कर देते पाई के लिए। बाकी वी कैन यूज पैकेज इंपोर्ट किया था, अदरवाइज वी कैन यूज द इंस्टेड ऑफ पाई। पाई पे हम लोग एक वैल्यू यूज कर सकते हैं 3.14, ठीक है। तो मैं मैथ पैकेज का यूज नहीं कर रहा हूँ, बहुत सिंपल ही यहाँ पे बना रहा हूँ। एक छोटा सा प्रोग्राम था, बहुत अच्छा लगा था मेरे को, दैट इज कॉल्ड एन शेप। तो एक क्लास है मेरे पास शेप नाम की, तो आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और जो इनिट का पोर्शन है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इनिट लिया, यहाँ पे सेल्फ कॉमा नेम मैंने यहाँ पे पास कर दिया और इसको कॉलन करेंगे और हमने यहाँ पे लिखा सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, ठीक है। अब डेफ एरिया एक फंक्शन बनाया, दिस इज माई सेल्फ, और इसके अंदर क्वेश्चन लिखा, और एक हमारे पास बना डेफ फैक्ट उन्होंने बनाया था, तो दिस वन इज सेल्फ कॉलन, और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया। प्रिंट करा क्या, लाइक 2 डायमेंशनल, मतलब किस टाइप का डेटा है वो उसको मेंशन करना चाह रहे थे, तो हमने यहाँ पे लिखा 2 डायमेंशनल। ओके, किस टाइप का शेप वो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया था, उसके बाद हमारे को शेप बनाने थे, तो वी हैव 2 शेप। द फर्स्ट वन इज स्क्वायर, ओके, और स्क्वायर के अंदर मैंने किसको कॉल कर दिया, शेप को कॉल। एक छोटा सा सिनारियो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, हमने लिखा डैफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, ठीक है, और अंडर ब्रैकेट सेल्फ। अब हम यहाँ पर एक और पोर्शन बनाते हैं, दिस इज फॉर लेंथ, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन मॉडल है, तो वी कैन कैलकुलेट दी डेटा। तो अगर मेरे को इसका लेंथ कैलकुलेट करना है, पहले तो ये दे दिया, इसमें हमें लेंथ भी असाइन करनी पड़ेगी। तो पहले तो हमें शेप भी डिसाइड करना पड़ेगा कि शेप कौन सा है, उसके बेसिस पे वी कैन वर्क ऑन इट। अब मुझे ऊपर वाला इनेट चाहिए, अब मुझे कौन सा चाहिए, ऊपर वाला इनेट चाहिए, उसी के बेसिस पे वी कैन डिसाइड कि कौन सा वाला शेप हमें लेके चलना है। तो हम क्या करेंगे, वी हैव वन ऑप्शन कि अगर हमें पेरेंट के इनिट को कॉल करना है, वी कैन कॉल इट सुपर। ओके, अब पैरामीटर भी पास करना है मेरे को, तो व्हाट वी डू, वी जस्ट राइट हियर लाइक इनिट अंडरस्कोर अंडर ब्रैकेट, क्या देते हैं इसको, डबल कोट्स करके हमने यहाँ पे पास कर दिया स्क्वायर, ठीक है।
अब बाहर से लेने की जगह आप इसको यहीं पे पहले डिसाइड करोगे कि क्या हमें करना है, और सेल्फ डॉट लेंथ इक्वल टू लेंथ हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब हमने डेप्थ एरिया को लिया, तो एरिया तो हमने ऊपर ऐसे ही बना रखा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बस ओवर राइडिंग का कॉन्सेप्ट इसमें दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हो, तो जो भी वैल्यू आप देना चाहो, वी जस्ट राइट हियर रिटर्न। क्या रिटर्न करेंगे हम, सेल्फ डॉट लेंथ जो है उसका पावर कैलकुलेट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, पावर कैलकुलेट करेंगे 2, ठीक है, स्क्वायर। तो हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से इसको दिया, एंड ये जो था बस इतना काफी है। फिर हम इसको यहाँ पे लेते हैं क्लास, और दूसरा ले लेते हैं दिस इज माय सर्कल या ट्राइंगल, कुछ भी ले लो, मैं सर्कल ले रहा हूँ, ठीक है। सर्कल के अंदर भी हमने किसको कॉल करा, शेप को कॉल करा एंड कॉलन किया। फिर हमने वही डेप्थ को फॉर्मेशन लिया। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें सिमिलर हैं, बस एक दो चीजें मुझे चेंज करनी है, तो आई कॉपी दैट एंड पेस्ट। तो लेंथ की जगह क्या हो जाएगा इधर, रेडियस, क्योंकि सर्कल में रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट वन इज व्हाट सर्कल, ठीक है। ये डेटा आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर, अब हमारा एग्जैक्टली इसमें कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, हाँ जी, कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे इसके अंदर, ये आइडिया। इसमें 2 ऑब्जेक्ट बनेंगे, किसका, एक सर्कल का अलग और हमारा उसका अलग बनेगा, किसका, स्क्वायर का। तो 3.14, मैं मैथ फंक्शन का यूज करके भी काम चला सकता था, बट मैंने 3.14 ले लिया। सेल्फ डॉट रेडियस देंगे, ठीक है, एंड पावर कैलकुलेटेड बाय 2, ये हमारा परसेंटेज है। अब हमें कितने ऑब्जेक्ट देने पड़ेंगे यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज है, हमने 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिए, कौन कौन से, इसके अंदर एक ए को, ए इज व्हाट, सॉरी, ओबीजे इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर आपको कोई भी पास करना है, लाइक फॉर एग्जांपल 2 पास कर दिया, और एक हो गया हमारा ओबीजे 1 इक्वल टू दिस वन इज व्हाट, और इसके अंदर भी हमने कुछ भी पास कर देते हैं, लाइक हमने इसमें 4 पास कर दिया, तो कैलकुलेशन बन गई आएगी सिंपली। एंड नाउ व्हाट वी डू, वी जस्ट राइट हियर प्रिंट, और मेरे को किसको कॉल करना है, किसको कॉल करें, सर्कल के अंदर सेल्फ डॉट रेडियस लिखना था आपको, सर्कल के अंदर, सर्कल के कंस्ट्रक्टर के अंदर। अच्छा हाँ, इधर ना रेडियस, और दिस वन इज आल्सो रेडियस। अब हम यहाँ पे कौन से मेथड को कॉल कर देंगे, हम ओबीजे के थ्रू कॉल कर देते हैं किसको, हम इसको कॉल कर देते हैं किसको, एरिया को, और यहाँ पे हम कॉल कर देंगे किसको, प्रिंट ओबीजे डॉट एरिया। ये हमारा कौन सा है, ओबीजे 1। नीचे वाला जो आउटपुट है वो हमें रिटर्न में क्या वैल्यू देगा, वो सर्कल की देगा, और ऊपर वाला जो है वो हमें किसका देगा, सर्कल का देगा, ठीक है। अब एक और चीज थी, ठीक है, ये हमारा बन गया। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, एक का 50, एक का 4, ओके। तो मेथड नेम इज सिमिलर, आपका वैल्यू असाइनमेंट भी उसी तरीके से हुआ है, कोई अलग से मैंने वैल्यू असाइनमेंट नहीं किया, तो बहुत आसानी से हमने इसका वैल्यू असाइनमेंट की प्रोसेस कर लिया, हम इजी वे में इसको पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ
चाह रहा था इसमें करने का, मैं चाह रहा था इनके नाम भी प्रिंट हो जाए। मैंने ऑलमोस्ट कॉपी तो सेम टाइप का ही करा है, बट मैं थोड़ा सा बीच में शायद मैं भूल गया प्रोग्राम। फैक्ट तो था, फैक्ट इज टू डायमेंशनल के बाद एक छोटा सा पार्ट है, मैं शायद एक फंक्शन मेरे को क्लिक नहीं कर रहा है। ओके, एक फंक्शन और होता है, आई एम जस्ट फॉरगेट दैट वन, उसको मैजिक फंक्शन बोलते हैं। अगर जैसे मैंने यहाँ पे सुपर डॉट इनिट लिखा हुआ है स्क्वायर, तो ब्रो बेसिकली क्या करेगा, ये जो रिजल्ट है ना वो मुझे डिस्प्ले करके दे देगा। ठीक है, जैसे इसमें ये पोर्शन चल रहा है, तो जब मैं ओबीजे एरिया को कॉल करूंगा तो बेसिकली वो कौन सा वाला पार्ट लिख के दे देगा मेरे को, स्क्वायर लिख के दे देगा। आई एम जस्ट फॉरगेट दिस पर्टिकुलर मैजिक फंक्शन, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में इसको कवर अप कर दूंगा कि वो कौन सा फंक्शन है, क्योंकि मेरे को है ना इसमें 2 डायमेंशनल शेप लिख के, और मैं उस मैजिक फंक्शन से क्या करूंगा, आपका ये जो मैंने मैसेज पास किया हुआ है इनेट के लिए, तो ये मैसेजेस जो हैं वो बेसिकली यहाँ से पिकअप कर लूंगा। मतलब ये जो नेम आ रहा है उस मैजिक फंक्शन के थ्रू हम उसको पिकअप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें इनेट भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप देख रहे हो यहाँ पे सुपर डॉट इनेट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनेट अंडरस्कोर अंडरस्कोर करके, तो हमने यहाँ पे सर्कल को कॉल किया। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय इस इनेट के पास तो डेटा आ ही रहा है, लेकिन वो डेटा कहाँ जा रहा है, ऊपर वाले इनेट पे कॉलिंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा पार्ट और बता देता हूँ आज का, कि हमारा जो डिस्कशन हुआ था लास्ट, जिसमें हमने देखा था कि वो नीचे वाले इनेट को कॉल कर रहा था। कौन से वाले इनेट को कॉल कर रहा था, नीचे वाले। मैं ऊपर से उठा लाता हूँ उसको, ये रहा, इसके ऊपर ये रहा आपका कंस्ट्रक्टर। तो हमारा बेसिकली ये पोर्शन कुछ इस तरीके से चल रहा था। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट बनना था वो किसका बनना था, बी का ऑब्जेक्ट बनना था। और जब हम बी का ऑब्जेक्ट बना रहे थे और हम ए को इसमें इनहेरिट कर रहे थे, तब हमारा आउटपुट किसका आ रहा था, सिर्फ बी का आ रहा था। बट अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सुपर ब्रैकेट डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनेट अंडरस्कोर अंडरस्कोर और इसको कॉल करते हैं, तो देखो अब हमारा जो डेटा है वो दोनों चीजों को कॉलिंग पे ले लेगा। तो ये वाला पोर्शन हम इस तरीके से इसको एक्सेस में ले सकते हैं। तो इस वाले पोर्शन में हमको क्लियर हो रहा होगा कि जब मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, ये स्क्वायर किसके पास जा रहा है, इस नेम के पास जा रहा है। इस तरीके से हम वैल्यू असाइनमेंट दे रहे हैं। ओके, ठीक है विशाल साहब, जो पार्ट कह रहे हैं जो आप बताएंगे मतलब मैजिक फंक्शन के साथ हम कर सकते हैं, वो स्क्वायर एंड सर्कल तो अपने आप में जो बिहेवियर है उसका वो हम डिस्प्ले कर पा रहे हैं, बट जस्ट ये सुपर इनिट जो हम कॉल कर रहे हैं स्क्वायर वाले पोर्शन में, तो ऊपर जो नेम डेफिनेशन है वो हम कैसे डिस्प्ले करा पाए, वो आप बता रहे हैं, वो बताएंगे आप बाद में। यस वो और डिस्प्ले होगा अदरवाइज ये आपको। कॉल हो रहा है, हाँ। यस, और तो ये वाला मेरे को क्वेश्चन समझना था कि इसमें आपने ये जो डेफ एरिया सेल्फ भी जो है फंक्शन जो है वो आपने ऊपर डिफाइन किया है, मतलब डिक्लेयर किया है, उसकी डेफिनेशन यहीं पे आके करी है। तो यस अगर हम वहां डिक्लेयर नहीं करते और डायरेक्टली यहीं पे डेफिनेशन दे देते तो भी क्या ये वर्क करता है, या मतलब कोई रीजन है कि हमने उससे नहीं मतलब नहीं, वो मैंने पेरेंट उसको, क्लास में किया है? हाँ, मैंने एज इट इज जो क्वेश्चन था जहाँ से मैंने देखा हुआ था इस पर्टिकुलर सिनेरियो को, मैंने एज इट इज वैसा बनाया था। बट अगर आप उसको नहीं भी डिस्प्ले करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये दोनों क्लासेस में इंडिविजुअली कॉल हो रहा है। ठीक ओके, ठीक। बट मैंने हाँ जी। यहाँ पे क्यों लिखा उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। तो हम्म, ये चीज जब मैं उनका डेटा कॉपी भी कर रहा था, तब मेरे भी दिमाग में ये चीज आई थी कि हम इस चीज को क्यों लिख रहे हैं।
तो जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम में काम करते हो तो आपकी जो पेरेंट क्लास होती है उसके अंदर बेसिकली जितना पार्ट आप नीचे परफॉर्म करने वाले हो सब क्लास में, उसके सारे फीचर्स हम एक पेरेंट क्लास के अंदर राइट करके रखते हैं। तो जैसे हम लोग शेप बना रहे हैं तो शेप स्क्वायर भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है। तो अगर हमसे बोला गया है एरिया आपको क्रिएट करना है तो हम उसकी पेरेंट क्लास के अंदर उसको डिफाइन करके रखते हैं, ताकि जब हम इसको नीचे यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करें तो हम यहाँ से उसके मेथड को एक्सेस में ले सकते हैं। ये जस्ट एक स्टैंडर्ड होता है, ये जस्ट फॉर्मेट होता है कि हम इस तरीके से काम करना चाहिए। अच्छा, मतलब फॉर्मेट का है, लेकिन ऐसे प्रोसेसिंग में उसका कोई रोल नहीं है, राइट? मतलब हम लोग कोई रोल डायरेक्टली नीचे, हाँ ठीक जी। इंडिविजुअल आप बना सकते हो, उसका एज एज सच उसका कोई मेजर रोल उसके अंदर नहीं है, क्योंकि आप हाँ जी, देखोगे यहाँ पे इंडिविजुअल बेसिस पे मैंने अलग अलग डिफाइन किया हुआ, सेम उसमें नहीं है, ठीक है। हाँ जी। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अच्छा यहाँ पे है ना हायरार्किकल इनहेरिटेंस परफॉर्म किया है। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा और टाइम दूंगा मैं आपको, होगा एक क्वेश्चन इसी के अंदर, अगर मैं यहाँ पर शेप की जगह स्क्वायर कर दूं तो क्या होना चाहिए? अभी आउटपुट बताओ मुझे क्या आएगा। ध्यान से देखो, एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज? मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि ये जो मैंने बनाया अभी व्यू प्रोग्राम, इसके अंदर मैंने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस परफॉर्म कर दिया। तो अभी अगर मैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस परफॉर्म करता हूँ तो इसकी वजह से क्या आउटपुट आता है मेरे पास? ये एरर एरर देगा ना ये, क्योंकि जो स्क्वायर हाँ शेप का स्ट्रक्चर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब एरर तो नहीं देगा खैर, वो उसमें हम जो लेंथ है वी आइडियली आर एक्सपेक्टिंग टू बी अ न्यूमेरिक वन, जो यहाँ से हम सर्कल एज अ स्ट्रिंग भेज रहे हैं, राइट? ओके, सो व्हाट्स योर आउटपुट? एरर नहीं देगा तो आउटपुट क्या आना चाहिए इसका? चलो, ये जो लास्ट वाला एरिया ना, जो ओबीजे 1 का जब आप एरिया कॉल करोगे फोर्थ लाइन जो है, हाँ यहाँ पे एरर देगा वो। यहाँ पे एरर देगा, ठीक है, रन करते हैं। ठीक, क्या हुआ? कोई एरर नहीं आएगा, सेम रिजल्ट चलेगा। यस, हाँ जी। ओके, सो दिस इज योर टास्क गाइस, क्या आपको ये देखना है, इसमें एरर नहीं आएगा, ठीक है। रिजल्ट भी सेम आएगा 50 एंड 4, ठीक है। अब आपको ये बताना है तो बेसिकली हुआ क्या है इस प्रोग्राम के, असाइनमेंट कैसे गया, वैल्यू असेसमेंट कैसे हुआ पर्टिकुलर डेटा टाइप को। हालांकि मैंने कुछ चेंजेस नहीं करे, मैंने बस यहाँ पे पोर्शन क्या था, हायरार्किकल इनहेरिटेंस परफॉर्म कर रहे थे तो हमें बहुत क्लियर दिख रहा था कि यस कौन सी चीज किसको कैसे असाइन हो रही है, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस परफॉर्म कर दिया। अब सिनेरियो इसके थोड़े से बदल गए, लेकिन आपको इसमें ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि एग्जैक्टली ये वैल्यू असाइनमेंट कैसे हो रही है, कैसे हम डेटा को आइडेंटिफाई करें। ये आपको निकालना है, ये थोड़ा सा एक छोटा सा काम मैं आपको दे रहा हूँ, क्या आप इसमें प्रोसेस करके इसको देखें। ओके, क्लियर है? तो जो पुरानी वाली फाइल है वो प्लीज आप उसको अपडेट कर लेना, मैंने सेम उसकी फाइल में काम किया है, अलग से दूसरी फाइल इसमें प्रोसेस नहीं करी है।